नमस्कार। आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पूर्व ऑनलाइन क्लास में हमने मोनोएटॉमिक गैस के बारे में अध्ययन किया था। उस स्थिति में हमने अर्थात मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के अध्ययन के समय हमने किसी अणु की स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना था और ये माना था कि अणु की केवल गतिज ऊर्जा होती है। आज की ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें हम एक ऐसे निकाय गैसीय निकाय का अध्ययन कर रहे हैं जिसके जो अणु हैं उनके मध्य स्थितिज ऊर्जा का मान 0 नहीं है। अर्थात जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा के साथ साथ उनकी स्थितिज ऊर्जा भी होती है और ऐसा कंसीडर करने के लिए हम किसी गैसीय निकाय को किसी गुरुत्वीय बल क्षेत्र में विचाराधीन लेते हैं और इस स्थिति में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि गैस के द्वारा जो आरोपित दाब है वो ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है और गैस के द्वारा जो आरोपित दाब जो कि पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ परिवर्तित हो रहा है, यह परिवर्तन व्यक्त करने वाला जो समीकरण है उसे वायुदाब समीकरण कहते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम वायुदाब समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी गैस द्वारा आरोपित दाब पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है एवं यह परिवर्तन व्यक्त करने वाला समीकरण वायुदाब समीकरण कहलाता है, जिसके अनुसार किसी ऊंचाई z पर दाब का जो मान है वो P = P0 एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/kT के बराबर होता है, जहाँ P0 पृथ्वी की सतह पर दाब का मान है और z पृथ्वी की सतह से ऊंचाई का मान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वायुदाब समीकरण व्युत्पन्न करने हेतु गुरुत्वीय बल क्षेत्र में एक गैस सिलेंडर पर हम विचार करते हैं और इस हेतु त्रिविम निर्देशांकों में मूल बिंदु हम पृथ्वी की सतह पर मान लेते हैं। साथ ही हम ये भी मान लेते हैं कि zx ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर है और इस गुरुत्वीय बल क्षेत्र में माना एक वायु स्तंभ है जिसमें कोई गैस भरी हुई है जिसका कि अनुप्रस्थ काट a है। इस वायु स्तंभ का जो z एक्सिस है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है और जैसा कि हमने पहले प्रावस्था समष्टि का अध्ययन किया था फेस स्पेस, और फेस स्पेस में हम जो सिस्टम है उसको डिफरेंट जो सेल्स हैं उनमें विभाजित करते हैं और ये मानते हैं कि अणु है वो किसी कोष्टिका में स्थित होता है। सो यहाँ भी हम फेस स्पेस के कंसेप्ट को काम में लेते हुए एक कोष्टिका जिसका ऊर्ध्वाधर निर्देशांक z है में एक अणु की गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोनों प्रकार की होंगी, क्योंकि जो गैस स्तंभ है वो हमने गुरुत्वीय बल क्षेत्र में कंसिडर किया है। इसलिए जो कोष्टिका है उसमें स्थित जो अणु है उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा भी होगी, साथ ही उसकी स्थितिज ऊर्जा भी होगी। जैसा कि ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक गैस स्तंभ है जिसका कि
ये मूल बिंदु O है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, z एक्सिस ये ऊपर की तरफ है। इसका जो अनुप्रस्थ काट है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये चूंकि a है और इसका मान dx dy के बराबर होगा। और इस वायु स्तंभ में ये dz सतह से O से z ऊंचाई पर ये dz मोटाई की कोई पतली परत है, और इस परत में कितने अणु होंगे और यहाँ पर दाब का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस z ऊंचाई पर जो कोष्टिका है, उसमें जो अणु की ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा, जैसा कि आपको मालूम है, mgh होती है। यहाँ जो ऊंचाई है वो z है, इसलिए गति जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgz होगी। काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² होती है, जिसको संवेग के रूप में हम p²/2m लिख सकते हैं। इसलिए एप्सिलॉन का मान mgz प्लस p²/2m के बराबर होगा। चूँकि फेस स्पेस कंसिडर करते हुए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या वितरण फलन काम में लेना होता है, और जैसा कि आपको मालूम है, ये वितरण फलन अवस्थाओं का योगफल होता है, जिसका मान समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन अपॉन kt के बराबर होता है। इस वितरण फलन को हम कैपिटल H, जो कि फेस स्पेस का आयतन है, जिसका कि मान dx dy dz dpx dpy dpz के बराबर होता है, अगर हम इसको h से डिवाइड कर दें और h से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मान हो गया z बराबर 1/h, और ये डबल इंटीग्रेशन dx dy, और तीसरा जो इंटीग्रेशन है z के अनुदिश, चूँकि एप्सिलॉन z और p दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो एप्सिलॉन का मान आपने mgz प्लस p²/2m रखा, तो एक इंटीग्रेशन आपका बन गया एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/kt dz, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन मोमेंटम स्पेस के ये बन गया एक्सपोनेंशियल माइनस p²/2m kt dpx dpy dpz। x और y पर जो ये डबल इंटीग्रेशन है, ये चूँकि क्रॉस सेक्शन a के बराबर है, अगर हम थर्ड इंटीग्रेशन जो कि z के अनुदिश से dz में है, अगर इसे z बराबर 0 से, जो कि पृथ्वी सतह z के लिए z बराबर 0 है, और इसको z ऊंचाई तक अगर अनंत तक इंटीग्रेट कर दें, तो इस इंटीग्रेशन का मान, चूँकि ये डेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है z बराबर 0 से z बराबर इन्फिनिटी सीमाओं के बीच, इसलिए इस इंटीग्रेशन का मान हमें प्राप्त होगा kt/mg। और ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है मोमेंटम स्पेस का, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस px²/2m kt dpx, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस py²/2m kt dpy, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस pz²/2m kt dpz, और प्रत्येक का मान जो है वो होगा 2πm kt की पावर हाफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन e⁻ax² dx फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, डेफिनेट इंटीग्रल, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, जिसका कि मान √π/a के बराबर होता है। तो यहाँ चूँकि a का जो मान है वो 1/2m kt के बराबर है, इसलिए इसका जो मान है वो होगा तीनों इंटीग्रेशन का मान 2πm kt की पावर 3/2। इसलिए हमें z का जो मान है, सिर्फ अगर हम z को इंटीग्रेट नहीं करें, बाकी x y dpx dpy dpz इन सब के अनुदिश अगर समाकलन कर दें, तो हमें z का मान प्राप्त होता है a/h kt/mg 2πm kt की पावर 3/2। जो कैपिटल H है, ये 6 अवकलों का गुणनफल है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही आपको बताया, h बराबर dx dy dz dpx dpy dpz। और इसलिए जैसा कि आपको मालूम है, 6 डायमेंशनल स्पेस में ith सेल में जो अणुओं की संख्या है ni
और चूंकि ये 6 डायमेंशनल स्पेस में है इसलिए हम इसको D6n भी लिख सकते हैं। यहाँ 6 है वो पावर 6 नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्पेस कंसिडर किया गया है वो 6 डायमेंशनल स्पेस में है। तो इसमें जो अणु की संख्या ni है इसका मान होगा n/z e⁻ i/kt। चूँकि z का मान ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका मान आ रहा है a/z a/h kt/mg 2πm/3/2। एप्सिलॉन जो है इसका मान है mgz प्लस p²/2m, इसलिए ये अगर मान रख दें तो d6n = nmg/akt 2πm/3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mgz प्लस p²/2m/kt। और ये h से आपने h का जो मान है, z में h का जो मान है वो dx dy dz dpx dpy dpz। अब अगर हम सिर्फ zx के अनुदिश डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करना चाहें तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं x y dpx dpy dpz इनको के अनुदिश हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो z में वितरण प्राप्त करने हेतु z को छोड़कर अन्य सब चरों पर अगर हम समाकलन कर दें तो हमें zx के अनुदिश वितरण प्राप्त होता है। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं dnz। जो सब स्क्रिप्ट z आ रहा है ये व्यक्त कर रहा है कि जो अणुओं की संख्या है सेल के अंदर वो zx के कारण है। तो इसलिए zx के अनुदिश है यानी ऊंचाई के कारण है। तो dnz का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा nmg/akt। और तीनों ये जो मोमेंटम इंटीग्रल बनेंगे dpx dpy dpz इनका मान अगेन 2πm/kt/3/2 होगा, जो इस 2πm/kt/3/2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे को प्राप्त होगा dnz = nmg/akt एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/kt dz, जहाँ dnz ऊंचाई z पर अनुप्रस्थ काट a और मोटाई dz की एक पतली परत में अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। अतः अगर हम दो ऊंचाइयों पर z1 और z ऊंचाई पर z1 और z2 ऊंचाई दो अलग अलग ऊंचाइयां ले लें और दोनों अलग अलग ऊंचाइयों पर समान मोटाई की दो परतें अगर कंसीडर करें तो उनमें अणुओं की जो आपेक्षिक संख्या है इसके लिए हमें पहले dn1 ज्ञात करना होगा, जिसके लिए z का मान z1 प्राप्त होगा। फिर dn2 प्राप्त करेंगे जिसके लिए z का मान z2 होगा। और दोनों की अगर हम आपेक्षिक संख्या ज्ञात करना चाहें तो dn2/dn1 का जो मान है वो प्राप्त होगा एक्सपोनेंशियल माइनस mg z2 - z1/kt। और ये जो रिलेशन है इसकी सहायता से फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे जीन पेरिन, इन्होंने इस रिलेशन का जो उपयोग था वो एवोगैड्रो नंबर प्राप्त करने के लिए किया था। एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, बहुत ही कम सांद्रता का एक कोलाइडी विलियन कंसिडर किया और इस कोलाइडी विलियन में अलग अलग ऊंचाइयों पर एक पतली परत में जो अणु हैं उनकी संख्या का मान कितना है ये ज्ञात किया। और इनके द्वारा प्राप्त जो n0 का मान था वो 6.5 × 10⁻26 से 7.2 × 10⁻26 की रेंज में प्राप्त हुआ, जो कि आज के वर्तमान जो मान्य मान है 6.025 × 10⁻26 अणु पर प्रति किलोग्राम मोल उसके समतुल्य है। तो इस तरीके से इस मेथड की सहायता से इन्होंने जो एवोगैड्रो संख्या आज जो आप काम में लेते हैं इसका मान भी निर्धारित किया गया था। अब चूंकि हम बैरोमीट्रिक इक्वेशन में इंटरेस्टेड हैं इसलिए बैरोमीट्रिक इक्वेशन ज्ञात करने के लिए हमें अगर सामान्य आकाश में वितरण प्राप्त करना है तो जैसा कि इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1 चूँकि
इसमें 6 वेरिएबल हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। तो सामान्य आकाश में अगर हमें बंटन प्राप्त डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करना है तो हम डी एक्स डी वाई डी जेड को छोड़ करके बाकी डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड जो 3 वेरिएबल्स हैं उनके अनुदेश हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे और हमें प्राप्त होगा D3n, जहाँ D3n ये पावर नहीं है, पुनः मैं आपको बता दूं, ये व्यक्त करता है कि जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन कौन सा डायमेंशनल स्पेस है ये हमें मालूम चलता है डी एक्स डी वाई डी जेड से, चूँकि इसमें डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड नहीं है, सिर्फ डी एक्स डी वाई डी जेड है। इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सामान्य आकाश में हमें प्राप्त हो रहा है। और ऐसा करने के लिए हमने समीकरण 1 में जो 3 वेरिएबल्स पी एक्स पी वाई और पी जेड हैं उनके अनुदेश समाकलन किया है, जिससे हमें D3n का जो मान है वो प्राप्त हो रहा है एन एम जी अपॉन ए के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी डी एक्स डी वाई डी जेड। और इसलिए हम D3n अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड का जो मान है वो निकाल सकते हैं एन एम जी अपॉन ए के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी। यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है D3n अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड, ये प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या स्मॉल n को व्यक्त करता है। और चूँकि हमें आदर्श गैस समीकरण मालूम है, ये होती है पी वी इक्वल्स टू एन के टी। और चूँकि यहाँ हमने जो आयतन है वो एकांक कंसिडर किया है, इसलिए v का मान अगर एकांक हो तो ये इक्वेशन बन जाती है p इक्वल्स टू स्मॉल n के टी। इसलिए इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 से स्मॉल n जिसका कि मान D3n अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर, अर्थात ये एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है, अगर ये मान इस इक्वेशन 3 में हम सब्सटीट्यूट कर दें तो p का मान हमें प्राप्त होता है एन एम जी अपॉन ए एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी। अब अगर हम z इक्वस टू 0 इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें p बराबर P0 जिसका कि मान माइनस एन एम जी अपॉन ए के बराबर है, यानी z बराबर 0 करते ही e की पावर ये माइनस 0 ये 1 हो जाएगा। और आपको जो P0 है इसका मान प्राप्त होगा P0 बराबर एन एम जी अपॉन ए, ये माइनस नहीं है, P0 इक्वल्स टू एन एम जी अपॉन ए है, इसलिए P का जो मान है वो हमें प्राप्त होगा P0 एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी। और ये जो इक्वेशन है ये वायुदाब समीकरण कहलाती है, जिसके अनुसार हम देख रहे हैं कि गैस का जो दाब है वो ऊंचाई के साथ चरघातांकी रूप से कम होता है, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे दाब का मान है वो चरघातांकी रूप से कम होता जाएगा। और इस इक्वेशन से अगर हम इसका लॉग ले लें तो लॉग p बराबर लॉग P0 माइनस एम जी अपॉन के टी जेड के बराबर होगा। और इसकी सहायता से ये जो इक्वेशन है वो एक सीधी रेखा की इक्वेशन होती है, जिसका जो स्लोप है वो माइनस एम जी अपॉन के टी के बराबर होगा। और इस तरीके से हम ऊंचाई के साथ जो दाब है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।